पे अगर आप देखें स्टूडेंट, मैंने 3 सिस्टम बना रखे हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। सिस्टम 1 अभी कुछ भी हमने इस सिस्टम पे नहीं किया है, कोई वर्क कोई हीट ट्रांसफर नहीं किया हुआ है, बट सिस्टम हैव सम एनर्जी, क्योंकि हर सिस्टम में कुछ एनर्जी होगी और वो एनर्जी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी। तो स्टार्टिंग में इस पे जो इंटरनल एनर्जी E1 थी, ठीक है, जो पहले से ही है। ठीक है, अब हमने क्या करा, इस सिस्टम में कुछ हीट ट्रांसफर कर दिया, मतलब हीट इज एडेड टू दिस सिस्टम। तो इसका ना अब जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, E1 प्लस Q होगी, क्योंकि E1 पहले से था, Q हमने ऐड कर दिया। अब क्या किया हमने, कुछ इस पे वर्क भी कर दिया, कुछ हमने क्या कर दिया, इस पे वर्क कर दिया, इसको कंप्रेस कर दिया। ठीक है, दिस मीन्स अब जो एनर्जी होगी वो होगी E1 प्लस Q प्लस W, क्योंकि वर्क हमने सिस्टम के ऊपर किया है, दैट इज वाई वी हैव यूज्ड प्लस साइन। सो दिस मीन्स यहाँ पे जो इस पॉइंट पे थर्ड वेसल में जो थर्ड हमारा सिस्टम है, उस पे अब इंटरनल एनर्जी कितनी हो चुकी होगी, कौन बताएगा? जो थर्ड सिस्टम है उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी हो चुकी होगी, कितनी हो चुकी है बच्चे, कितनी हो चुकी होगी? E2। क्या हो चुकी होगी? E2। और E2 किसके बराबर हो जाएगा? E1 प्लस Q प्लस W, क्योंकि सारी की सारी जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में स्टोर होगी, इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में। तो E1 तो पहले से था, Q क्या किया, Q हीट हमने ट्रांसफर किया, प्लस W वर्क किया, तो अब जो इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या होगी, E1 प्लस Q प्लस W। ठीक है, सो दिस मीन्स अगर हम E1 को इधर लेके आते हैं तो ये होगा E2 माइनस E1 इज इक्वल टू क्या होगा, Q प्लस W, और ये क्या था, डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। यही कल हमने भी डिराइव किया था, यही एक्सप्रेशन क्या है, फर्स्ट लॉ का एक्सप्रेशन है, डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। आप देख सकते हैं ये पूरा ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है ना, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, फाइनल एनर्जी के बराबर हमने कर दिया। ठीक है ना, कि सब ऐड करते चले गए, तो फाइनल एनर्जी कितनी मिल गई हमें, E2 मिल गया। ठीक है, तो E2 इज इक्वल टू E1 प्लस Q प्लस W, राइट, कल हमने एग्जाम्पल दिया था। ठीक है ना, राइट, लेट सपोज, ठीक है, लेट सपोज आज आज अंकुश का बर्थडे है, लेट सपोज आज अंकुश का बर्थडे है, कल वाले की बात करते हैं अगर हम। ठीक है, अंकुश के पास पहले से कुछ पैसे थे, हमें नहीं पता, ठीक है ना, वी डोंट नो कि उसके पास पहले से पैसे थे कि नहीं थे। लेट्स सपोज अंकुश के पास पहले से 1000 रुपीज पहले से पड़े हुए थे, उसने हमें बताया नहीं था। ठीक है ना, बट उसके तब हमने क्या देखा, उसके फादर ने उसको क्या किया, उसके फादर ने उसको 1000 रुपीज दे दिए। ठीक है, तो अगर हम इसको क्यू मानते हैं कि इसके फादर ने इसको क्या करा, 1000 रुपीज दे दिया, तो ये क्या होगा, क्यू, और ये हो गया क्या, E1। थोड़ी देर बाद अंकुश की मदर आई, मदर ने बोला ये बेटा लो 500 रुपीज लो, इसको भी आप खर्च कर लेना, ये इनकी मदर ने दिया, तो ये हो गया वर्क। तो इसका ना अब अंकुश के पास कितनी एनर्जी हो गई, अब अंकुश पास कितना पैसा हो गया, फाइनल कितना हो गया अंकुश के पास, 2500। कितना हो गया, 2500। तो E2 इज इक्वल टू क्या हो गया, E1 प्लस Q प्लस क्या हो गया, W हो गया। सो दिस मीन डेल्टा E इज इक्वल टू क्या हो गया, Q प्लस W, राइट। तो अंकुश के पास एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी आई, एक्स्ट्रा कितनी आई, जो उसके कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी आई, 1500। कितनी आई, 1500 आई। सो दिस इज क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है, थर्मोडायनेमिक्स, राइट। आई होप बच्चों ये क्लियर हुआ होगा आपको, राइट। सो ये एक्सप्रेशन है बच्चों, ये अभी मैंने आपके सामने लिखा था, डेल्टा इज इक्वल टू Q प्लस W है। डेल्टा E क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, Q क्या होता है, हीट एडेड टू द सिस्टम है। ठीक है, राइट, W है वर्क डन ऑन द सिस्टम है, W क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है। ठीक है ना, याद रखेंगे, यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यूज दिस फॉर्मूला विद साइन, इस फॉर्मूले को विद साइन यूज करना है। कल मैंने बताया था साइन कन्वेंशन आपको, added to the system, release from the system, work done on the system, work done by the system। तो आपको ये जो फॉर्मूला है विद साइन यूज करना है। ठीक है, राइट। तो मुझे बताओ फर्स्ट लॉ बेसिकली कर क्या रहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ फर्स्ट लॉ इन थर्मोडायनेमिक्स, एनीवन, व्हाट इज द यूज ऑफ फर्स्ट लॉ इन थर्मोडायनेमिक्स, एनीवन?
कंजर्वेशन कर रहा है। ओके ओके, टेलिंग द एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है बेटा यहाँ पे, ठीक है ना, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है, सब एनर्जी एनर्जी इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी बता रहा है। मैं ऐसे कह दूंगा आपको, क्या ये स्टेटमेंट सही है जो मैं कह रहा हूँ? देखिए आप चेक करके बताइए, जो फर्स्ट लॉ है, ठीक है ना, देखिए क्या है, सिस्टम है, सिस्टम में एनर्जी दो ही तरीके से आ सकती है, या तो Q या तो W, ठीक है ना, राइट, क्लियर है? तो बेसिकली क्या है यहाँ पे, तो कितनी एनर्जी आई कितनी एनर्जी गई, ठीक है ना, वो कौन बता रहा है? कितनी एनर्जी जा रही है कितनी एनर्जी आ रही है, विच पैरामीटर टेल्स अबाउट दिस, कौन बता रहा है कितनी एनर्जी आ रही कितनी एनर्जी जा रही है सिस्टम में, कौन बता रहा है? डेल्टा ई, इंटरनल एनर्जी, नॉट फर्स्ट। डेल्टा ई क्या है? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्वांटिफाई करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी सिस्टम में चेंज हो रही है। कुछ भी अगर आप क्यू चेंज कर रहे हो, क्यू अगर ट्रांसफर कर रहे हो, हीट ट्रांसफर कर रहे हो या वर्क डन कर रहे हो, तुरंत वो इंटरनल एनर्जी में रिफ्लेक्ट करेगा। हम ऐसे कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी क्या कर रहा है? अकाउंटिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? अकाउंटिंग। और किसकी अकाउंटिंग कर रहा है? अकाउंटिंग किसकी कर रहा है? एनर्जी किसकी अकाउंटिंग कर रहा है? एनर्जी की। किसकी अकाउंटिंग कर रहा है? एनर्जी की अकाउंटिंग कर रहा है, ठीक है। बैंक में अकाउंटेंट होता है, आप सभी जानते हैं ना, कैशियर बैंक में अकाउंटेंट होता है। जो बैंक अकाउंटेंट होता है वो क्या करता है? लेट्स सपोज आपके अकाउंट में इस समय पैसे थे, लेट्स सपोज आपके अकाउंट में 5,000 रुपीज, 50,000 रुपीज थे इस समय, ठीक है ना, 50,000 रुपीज थे। 10,000 आपने चेक से, 10,000 आपने चेक से पैसा ट्रांसफर कर दिया, अपने बैंक में लगा दिया चेक 10,000 का, और 5,000 रुपीज आपने एटीएम से विड्रॉ कर लिया। तो मुझे बताओ कितना पैसा आपके पास बचा हुआ है? एक अकाउंटेंट कैशियर पूछेगा, कैशियर क्या बताएगा कितना पैसा आपके अकाउंट में इस समय है? क्या है? 55,000। तो ये किसकी अकाउंटिंग है? ये कैशियर किसकी अकाउंटिंग कर रहा है? किसकी अकाउंटिंग कर रहा है? मनी की, रुपीज की। किसकी अकाउंटिंग कर रहा है? रुपीज की। अब आप समझिए जो 10,000 रुपए है, ये जो चेक है, इसको आप मान लीजिए क्यू, और जो ये 5,000 रुपए जो एटीएम से विड्रॉ करे उसको मान लीजिए डब्ल्यू, और ये जो पहले जो 50,000 था वो क्या था? E1। तो इसका मतलब ये जो कैशियर ने क्या बताया आपको, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है बची हुई, तो वो कैशियर कौन है थर्मोडायनेमिक्स में? हु इज द कैशियर, हु इज द अकाउंटेंट? इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी इज अकाउंटेंट, ठीक है ना। वो किसकी अकाउंटिंग करता है? एनर्जी की अकाउंटिंग करता है, बस, ठीक है ना। वो लेखा जोखा रखता है, ठीक है ना, राइट, लेखा जोखा रखता है किसका? एनर्जी का। कितनी एनर्जी आई कितनी एनर्जी गई कितनी बची हुई है, सिर्फ ये काम है किसका? इंटरनल एनर्जी का। तो बेसिकली फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ इज अकाउंटिंग ऑफ एनर्जी। एनर्जी की अकाउंटिंग को ही क्या कहते हैं? फर्स्ट लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट लॉ कहते हैं, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यही मेंशन किया हुआ है, इंटरनल एनर्जी इज बेसिकली डूइंग द अकाउंटिंग ऑफ एनर्जी। किसकी डू कर रहा है? अकाउंटिंग ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दैट इज इंटरनल एनर्जी इज एन अकाउंटेंट। और क्या है? कैशियर है, या अकाउंटेंट ही कह देते हैं, कैशियर तो कैश देता है सिर्फ, ठीक है, राइट। फर्स्ट लॉ क्या है? इज अकाउंटिंग ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ क्या है? अकाउंटिंग ऑफ क्या है? एनर्जी है, ठीक है ना, राइट। और एनर्जी सिस्टम की कैसे चेंज हो सकती है? मैं बार बार बोल रहा हूँ, आइदर बाय डूइंग वर्क और बाय सप्लाइंग हीट, या बाय एक्सचेंजिंग द हीट विद द सराउंडिंग, ठीक है। सो यहाँ पे यही मेंशन है, एनर्जी कैन बी एक्सचेंज ईदर बाय हीट और बाय वर्क बिटवीन सिस्टम और सराउंडिंग, दिस विल रिफ्लेक्ट इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर हम कुछ भी हीट सप्लाई करेंगे या वर्क डन करेंगे, तो तुरंत किसमें, कौन अकाउंटिंग करेगा उसकी, किसमें रिफ्लेक्ट होगा? इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगी? चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो अब हम, अगर हम फर्स्ट लॉ का अगर हम वो कहते हैं, क्या कहते हैं, अगर हम स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो जो स्टेटमेंट आपने पहले पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वही स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ का भी है, दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है, राइट। या एक और डेफिनेशन हो सकती है
कि जो टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स है उसको क्या कहेंगे बच्चों? टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू डैश, डैश में क्या आएगा? फिल इन द ब्लैंक्स क्या आएगा? कांस्टेंट। टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। वेरी गुड पर क्या आएगा? टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ठीक है, या मैं ऐसे कहूं टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, फिल इन द ब्लैंक्स इज, टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज डैश, क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में? कांस्टेंट। क्या आएगा? क्योंकि यूनिवर्स क्या था? एक आइसोलेटेड सिस्टम था। यूनिवर्स इज आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, सो दीज थ्री आर द स्टेटमेंट। आप कोई सी भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, टोटल एनर्जी ऑफ अ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो यू कैन राइट एनी थ्री ऑफ देम, कोई सा भी आप लिख सकते हैं। राइट, सो बच्चों हमने फर्स्ट लॉ डिस्कस कर लिया है। जो भी बेसिक टर्म्स जरूरत थी हमें, ठीक है ना, वो हमने सब डिस्कस कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग फॉर अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, और फिर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कौन कौन से होते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। राइट, बस डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, सो दैट आपके दिमाग में बिल्कुल बात ना रहे। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। राइट, लेट सपोज क्या है, ठीक है, लेट सपोज इस समय आपके अकाउंट में 5000 रुपीज थे। ठीक है, राइट, ठीक है, राइट। अब क्या हुआ, आपने क्या करा, आपने पैसा ट्रांसफर किया। हाँ, आपने, ये आप हो, ठीक है ना, राइट, और ये आपके लेट्स सपोज फादर है, या आपके फादर है। आपने क्या किया, पैसा ट्रांसफर किया। लेट्स सपोज आपने 1000 रुपीज ऑनलाइन ट्रांसफर किया अपने फादर को। तो मुझे बताओ, जब ऑनलाइन आपने फादर को ट्रांसफर किया, तो पैसा आपके जब ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं, मैथ शायद किसी ने किया हो, तो पैसा तुरंत डिडक्ट होता है कि नहीं होता? मुझे बताइए, इमीडिएट डिडक्ट होता है कि नहीं होता? यस या नो? होता है, राइट। तो ये क्या हो गया, लेट्स सपोज आपके फादर के पास 1 लाख रुपीज थे। लेट्स सपोज आपके फादर के पास अकाउंट में 1 लाख रुपीज थे, आपके पास 5000 रुपीज थे। आपने अपने फादर को 1000 रुपीज ट्रांसफर किया, तो तुरंत डिडक्ट हो गया। तो इसका अंदर तुरंत आपके पास, तो इमीडिएटली आपका अकाउंट कितना दिखाएगा? रुपीज 4000 रुपीज दिखाएगा। अबे 1000 ट्रांसफर किया भाई, ठीक है, तो कितना दिखाएगा? 4000 रुपीज इस समय दिखाएगा, कि 1000 तो तुरंत डिडक्ट हो गया। अब मुझे बताओ, क्या इमीडिएटली आपके फादर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा? होता है या होगा इमीडिएटली? नहीं, ठीक है, इमीडिएटली नहीं होता। इट टेक सम टाइम, थोड़ा टाइम लगता है, तब जाके पैसा ट्रांसफर होता है। मे बी 1 मिनट, 2 मिनट, मे बी 1 आवर भी हो सकता है, डिले हो सकता है। इट टेक सम टाइम, कुछ भी हो सकता है वो टाइम हो, राइट, ठीक है। और फिर थोड़ी देर बाद आपके फादर में अकाउंट में ट्रांसफर हो गया 1000 रुपीज, तो उनके पास 1,10,000 रुपए हो गए। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ये जो पैसा है जब आपके अकाउंट से डिडक्ट हुआ, ठीक है ना, तुरंत डिडक्ट हो गया, लेकिन आपके फादर के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ। इस फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम क्या कहेंगे? कौन बताएगा? एक्सीलेंट रवि, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। हीट या हीट और वर्क, दोनों हो सकता है, हीट और वर्क। वेरी गुड, हीट एंड वर्क। तो ये जो हीट, ये जो है, ये क्या है? ट्रांजिट फॉर्म है। ये किसमें? ट्रांजिट में है। जब तक मूवमेंट में रहेगा, जब तक मूवमेंट में रहेगा, तब तक या तो ये Q है या W है। लेकिन जैसे ही ये अकाउंट में फादर के ट्रांसफर हो गया 1000 रुपीज, अब ये क्या हो गया? जैसे ही आपके फादर के अकाउंट में आ गया, एक्सीलेंट मोहित, क्या हो गया? ये इंटरनल एनर्जी हो गया। ठीक है ना, तो जब तक ट्रांजिट में रहेगा तब तक वो Q और W होगा। जब तक आपके पास, राइट, आपके फादर के पास नहीं गया है, इसका मतलब फादर नहीं कह सकते कि मेरे पास एक 1,10,000 रुपीज था। आपके फादर नहीं कह सकते। ये अब आपके फादर के पास आया, जब आया तब वो उनकी प्रॉपर्टी हो गई।
अभी तक ये उनकी प्रॉपर्टी नहीं थी, ये ट्रांजिट में था। ये प्रॉपर्टी किसकी, अभी बैंक के पास चली गई है, तो ये ट्रांजिट में है। 5,000 रुपीज आपकी प्रॉपर्टी थी और 1 लाख आपके फादर की प्रॉपर्टी थी, ठीक है राइट। 1 लाख 1,000 रुपीज ट्रांसफर कर दिया, तो जब आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गया और आपके फादर के पास अभी ट्रांसफर नहीं हुआ है, अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, तब तक वो ट्रांजिट में है। वो क्या होगा, क्यू और डब्ल्यू। जब क्रेडिट हो गया, नाउ इट बिकम्स द इंटरनल एनर्जी ऑफ योर फादर, मतलब आपके फादर का अमाउंट हो गया। तो इंटरनल एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम की प्रॉपर्टी है वो, राइट। सिस्टम का अमाउंट है, आप समझिए। आई होप बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ व्हाट इज क्यू, व्हाट इज डब्ल्यू, एंड राइट, और क्यू और डब्ल्यू को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। आइए यहाँ अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो फटाफट अब आपको आंसर बताना है। फॉर्मूला आप लिख लीजिए, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। सभी में फॉर्मूला लगेगा डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्वेश्चन पढ़िए और फटाफट आंसर बताते चलिए, ठीक है ना। फर्स्ट है कैलकुलेट डेल्टा ई, बताना है हमें। इफ 200 जूल ऑफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम एंड 100 वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो आंसर है 300। फर्स्ट का आंसर है 300, क्योंकि जो Q है वो प्लस में होगा, क्योंकि हीट इज गिवन टू द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम है। तो मैंने कल बताया था जब ऑन द सिस्टम होगा तो पॉजिटिव होगा। तो डेल्टा ई कितना हो जाएगा, 200 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 300 जूल हो जाएगा। किसी को डाउट इसमें? सभी का आना चाहिए और सभी को कैलकुलेट करना है, जितने भी 90 स्टूडेंट है क्लास में, ठीक है ना, राइट। एवरीबडी शुड डू इट। डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या था, क्यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ क्यू क्या हुआ, 200। मैंने पहले बोला था कि हीट्स ये क्या है, विद साइन यूज करना है, और कल मैंने साइन कन्वेंशन बताया था आपको। प्लीज रिवाइज करिए जिसको नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसने रिवाइज नहीं किया है, ठीक है। तो 200 जूल ऑफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम, सिस्टम में आई है, तो जो भी मैंने बताया था, जो भी आपके पॉकेट में आएगा सब प्लस होगा, ना कि माइनस होगा, ठीक है राइट। और 200 जूल ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम है, ठीक है ना। तो क्या होगा, दोनों प्लस होगा, आंसर कितना आएगा, 300 आएगा। आ सकता है, आ सकता है, माइनस प्लस सब में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ सेकंड का आंसर बताइए। अब सेकंड का गलती नहीं करना है, एक बार में सही बताना है। तो डेल्टा ई क्या है इस बार, वेरी गुड, क्या है, सबके सब बताएंगे जितने 90 स्टूडेंट हैं, ऑल शुड गिव द करेक्ट आंसर। कितना है, 100 जूल, वेरी गुड। कितना है, 100 जूल, क्योंकि जो क्यू का साइन है तो वो तो पॉजिटिव होगा, बट वर्क डन बाय द सिस्टम है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 100 जूल हो जाएगा। वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट, नेक्स्ट का बताइए, देखते कौन बताता है इस बार। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, 0, वेरी गुड। हाँ, तो डेल्टा ई कितना हो जाएगा, 0। एक्सीलेंट बच्चों, वेरी गुड। हाँ राइट, सभी बच्चे आंसर करेंगे। हाँ, ऑल स्टूडेंट शुड पार्टिसिपेट इन इट। तो आंसर कितना है, 0, क्योंकि क्यू का साइन प्लस है, और सॉरी क्यू जो है इस बार रिलीज है तो क्यू तो नेगेटिव हो गया, और वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो डब्ल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। चलिए नेक्स्ट बताइए। कितना होगा, फोर्थ का क्या होगा, -150। वेरी गुड, डेल्टा ई क्या होगा, -150 हो जाएगा। एक्सीलेंट बच्चों, करेक्ट है, राइट, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट का, फिफ्थ का क्या है, -50। तो 100 तो क्या हुआ, ऐड हुआ, और -150 क्या हुआ, सॉरी 150 क्या, वर्क डन बाय द सिस्टम है तो नेगेटिव हो गया, तो आंसर क्या हो गया, -50 आ गया। क्या आ गया, -50 आ गया, ठीक है राइट। लास्ट का बताइए, लास्ट सिक्स्थ पार्ट का आंसर।
ये ऑन द है बच्चों। हाँ क्या ये ऑन द सिस्टम है। 200 तो हीट रिलीज बाय द सिस्टम है और वर्क डन ऑन द सिस्टम है कितना 300। तो आंसर कितना होगा 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। कोई डाउट बेटा किसी को भी कोई दिक्कत इसको करने में ऐसे प्रॉब्लम करने में राइट। वो सिंपल है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बस साइन का यूज रखना साइन का आपको ध्यान रखना है। वर्क डन ऑन द सिस्टम है या बाय द सिस्टम है। ठीक है राइट। चलिए यहाँ अब मैं बताता अब मैं आपसे पूछता हूँ इफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यहाँ इफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना है 100 जूल है और वर्क डन ऑन द सिस्टम है 100 जूल। मैं रिपीट कर रहा हूँ चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना 100 जूल एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम है ये ऑन द सिस्टम है। तो व्हाट इज द क्यू। क्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। वेरी गुड। कर लेंगे अभी ऐसे क्वेश्चन बच्चों। हाँ ठीक है राइट। चलिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। हाँ ठीक है देखते कौन आंसर करता है राइट। स्टेटमेंट है इस बार पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स बताना है हमें। ठीक है पहला है वर्क अपेयर्स एट बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। ठीक है आप रीड करिए और देखिए करेक्ट आंसर जल्दी मत करिएगा। फॉल्स बताना है हमें विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। हाँ करेक्ट आंसर है एक्सीलेंट। तो राइट करेक्ट। तो फॉल्स स्टेटमेंट क्या है डी इज द सी नहीं है डी है राइट। फर्स्ट क्या करते हैं हम वर्क अपेयर्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। बिल्कुल सही है। जो वर्क होता है वो बाउंड्री पे ही होता है। याद रखेंगे जो वर्क और हीट है बच्चों ये बाउंड्री फिनोमिना है। हमेशा बाउंड्री से ही ट्रांसफर होता है या हीट या वर्क। पिस्टन मूव कर रहा है तो पिस्टन बाउंड्री पे है। ठीक है तो ये जो मूव कर रहा है तो वर्क और जो हीट भी कहां से बाउंड्री से ट्रांसफर करता है। ठीक है राइट बिटवीन सिस्टम और सराउंडिंग। तो बोथ वर्क और हीट क्या है बाउंड्री फिनोमिना है। तो पहला सही स्टेटमेंट है। सेकंड टेम्परेचर इज स्टेट फंक्शन ये भी सही है। चेंज इन स्टेट इज कंप्लीटली डिफाइंड इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर स्पेसिफाइड। तो चेंज हमेशा किस पे डिपेंड करता है फाइनल और माइनस इनिशियल। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वर्क इज अ स्टेट फंक्शन नहीं हमें पता है वर्क और हीट क्या होता है पाथ फंक्शन होता है। तो इनकरेक्ट क्या हो गया बच्चों डी ऑप्शन हो गया। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा राइट। चलिए बच्चों हाँ ये क्वेश्चन ट्राई करिए देखते कौन बात करता है। ठीक है राइट प्लीज ट्राई ऑन योर ओन एंड देन लेट मी नो। आपको क्या है आइडियल गैस एक्सपेंड अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। आपको वर्क डन का फॉर्मूला भी मैंने कल बताया था आपको ये वो याद होना चाहिए। अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर 5 atm फ्रॉम 10 लीटर टू 15 लीटर हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज 10 किलोजूल फ्रॉम द सराउंडिंग कैलकुलेट डेल्टा ई राइट। तो ये शायद आपसे नहीं होगा मैं करके बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हाँ ठीक है राइट 250 नहीं है बच्चों कुछ और आंसर है। आइए देखते हैं। हाँ प्लीज हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान से समझिएगा राइट। तो वर्क डन का फॉर्मूला था बच्चों माइनस पी एक्सटर्नल। मैंने पहले बोला था माइनस लेके चलेंगे चाहे कैसा भी हो वर्क डन ऑन द हो या बाय द हो हमें उससे लेना देना नहीं है। ऑलवेज वी यूज माइनस। तो फॉर्मूला था माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी राइट। व्हाट इज पी एक्सटर्नल बताएंगे बच्चों। पी एक्सटर्नल की वैल्यू बताएंगे फटाफट क्या होगा। पी एक्सटर्नल इज 5। V2 क्या होगा हाँ
V2 क्या होगा, व्हाट इज V2, व्हाट इज V2, फाइनल वॉल्यूम 15 एंड इनिशियल वॉल्यूम इज 10। तो वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से जो वर्क डन आएगा वो -25 कितना आएगा, -25 ATM और लीटर कितना आएगा, वर्क डन कितना होगा, -25 ATM इंटू लीटर। अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, हाँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ और ये इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनिएगा। डेल्टा E इज इक्वल टू है Q प्लस W। हमें क्या करना है, डेल्टा ई कैलकुलेट करना है, बट जो Q की जो वैल्यू है 10 किलो जूल दे रखी है, तो यूनिट है इसकी किलो जूल, और वर्क डन की जो यूनिट आ रही है वो ATM इंटू लीटर आ रही है। क्या आ रही है, ATM इंटू लीटर। तो ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये किलो जूल है, ये ATM इंटू लीटर है। सेम ऐसे हम ऐड नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल इनकी यूनिट क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, वो याद रखना है आपको, ठीक है ना, ठीक है राइट। कन्वर्जन क्या है बच्चों, 1 ATM इंटू जो लीटर होता है वो 101 जूल होता है। कितना होता है, 101 जूल होता है। तो मुझे बताएंगे आप वर्क डन कितना हो जाएगा, कितनी जूल हो जाएगा, वर्क डन कैलकुलेट करके बताएंगे वर्क डन कितना जूल होगा। वर्क डन इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल, फटाफट फटाफट मल्टीप्लाई करना है, 2525, वेरी गुड अभय, कितना है 2525 जूल हो गया, कितना हो गया, तो -2525 क्या हो गया, जूल हो गया, राइट। प्लीज इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, क्योंकि जो प्रेशर होगा वो हमेशा ATM में होगा, वॉल्यूम हमेशा लीटर में होगा, और जो वर्क डन होगा या इंटरनर्जी होगा, सॉरी जो इंटरनर्जी होगा या जो Q होगा वो जूल में होगा या किलो जूल में होगा। तो आपको ध्यान में रखना है इसको कन्वर्जन, राइट। अब क्या मुझे अब डेल्टा ई बता सकते हैं क्या आंसर आएगा, आप करेक्ट आंसर बता सकते हैं आप, व्हाट विल बी द डेल्टा ई, नाउ गिव मी द करेक्ट आंसर बच्चों। एक्सीलेंट एक्सीलेंट अभय नूर, बिल्कुल सही है। प्लस बी प्लीज, हाँ विथ साइन बताना है, यू हैव टू गिव द आंसर विथ साइन, विथ आंसर विथ साइन। तो साइन के साथ, तो अभय नूर का आंसर सही है, बाकी बच्चों ने गलत आंसर किया, रवि, अमित कुमार गुप्ता, सबका आंसर गलत है। रोहन का आंसर सही है, रोहन का सही है, अंश का आंसर, प्रभात का सही आंसर है, हर्ष का भी गलत आंसर है, रॉन्ग आंसर है, राइट। देखिए क्या है यहाँ पे, क्या था, ध्यान से देखिए, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम था, तो ये 10 किलो जूल था, तो 10 किलो जूल का मतलब कितना हो गया, ठीक है 10,000 जूल हो गया, माइनस कितना हो गया 2525 जूल हो गया, तो 10,000 माइनस 2525 आंसर कितना आएगा 7475 प्लस 7475, तो इंटरनर्जी कितना होगा, ये आंसर आएगा इसका, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन, राइट। जिनका भी आंसर रॉन्ग आ रहा था, हर्ष का आंसर रॉन्ग आ रहा था, और भी बच्चों का रॉन्ग आंसर आ रहा था, आई डोंट नो क्यों रॉन्ग आ रहा था, वाई हर्ष, वाई योर आंसर इज रॉन्ग, ठीक है राइट। क्लियर है बच्चों, ये क्वेश्चन क्लियर है, राइट। चलिए हाँ, नाउ बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत प्लीज हाँ आप कंसंट्रेट करके करिए रहिएगा, ठीक है ना, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, राइट। क्लियर है बच्चों, राइट, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और इंपॉर्टेंट कन्वर्जन बता रहा हूँ, आप प्लीज उसको लिख लीजिएगा, हाँ ठीक है ना, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है, राइट, बट यू कैन टेक इट 4.2 जूल भी ले सकते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। तो प्लीज याद रखिएगा 1 कैलोरी इज इक्वल टू, ठीक है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, 4.18 यही स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होती है, तो ये कन्वर्जन भी आपको याद रखना है, ठीक है ना, राइट, जरूरत पड़ सकती है इसकी हमें आगे चल के। चलिए बच्चों, हाँ अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, तो ध्यान से समझिएगा, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं फटाफट, राइट।
तो हमें स्टूडेंट 4 डिफरेंट प्रोसेस पढ़ने हैं या 4 से ज्यादा डिफरेंट प्रोसेस पढ़ने हैं। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रोसेस इज नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस। पहला क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस हमें डिस्कस करने। डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस में सबसे पहला आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसो का मतलब हमें सेम होता है बच्चों, हमें सबको पता है। कोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम। तो इसका मतलब इस प्रोसेस में वॉल्यूम क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो वो प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उसको आइसोकोरिक कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोकोरिक। तो मुझे बताओ, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो इसमें इसमें कौन सा गैस लॉ लगा सकते हैं हम, कौन सा गैस लॉ एप्लीकेबल होगा व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। देखते हैं किसको याद है। एक्सीलेंट आंसर, ठीक है। एक ही बच्चे को याद है, वो ही रिवाइज कर रहा है, पर प्लीज रिवाइज करो बेटा। हाँ, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट में बॉयज लॉ नहीं लगता रवि भाई, गे लूसेक्स लॉ लगता है। तो कौन सा लॉ लगता है, गे लूसेक्स लॉ। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। तो लॉ लगेगा गे लूसेक्स लॉ। मैं पहले ही बोला था कि प्लीज हाँ कल सबको गैस लॉज रिवाइज करके आना है, मैं क्वेश्चन पूछूंगा क्लास में, ठीक है। ऑल गैस लॉज जितने भी हमने पढ़े, इट शुड बी ऑन योर टिप्स। अगर वो गैस लॉज आपको नहीं आएंगे तो ये चैप्टर आपको नहीं आएगा, राइट। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, T है, ठीक है। गे लूसेक्स लॉ क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे जब गे वॉल्यूम कांस्टेंट था, गे लूसेक्स लॉ का एक्सप्रेशन क्या था, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन क्या था, T2। तो यहाँ क्या होगा, P1 अपॉन T1, राइट। और इसका जो जो ग्राफ था वो क्या था, ये ग्राफ था P और यहाँ पे T था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो V क्या है, कांस्टेंट है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ गे लूसेक्स लॉ। मैंने पहले बोला था कि यहाँ पे गैस लॉज एप्लीकेबल होंगे, तो वो सब आपको आने चाहिए। अब मुझे ये बताइए, देखते हैं कौन बताता है आइसोकोरिक प्रोसेस में व्हाट विल बी द वर्क डन। व्हाट विल बी द वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। लेट्स सी हु गिव्स द करेक्ट आंसर। एक्सीलेंट विशाल, एक्सीलेंट एक्सीलेंट रोहन। आंसर क्या होगा, जीरो। आंसर क्या होगा, जीरो, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है डेल्टा वी। तो डेल्टा वी क्या है, जीरो। V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2। वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है। सो वॉल्यूम जब चेंज नहीं हो रहा होगा तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। तो वर्क डन क्या होगा, जीरो हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। और अगर वर्क डन जीरो होगा तो मुझे बताइए, अगर वर्क डन जीरो हो जाएगा, नहीं जरूरी नहीं है कि साइक्लिक प्रोसेस में ही वर्क डन जीरो। प्लीज हाँ, जितना बता रहा हूँ उतना ही सुनिए, उसके एक्स्ट्रा मत कुछ एंपोलेट करिए, राइट। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा साइक्लिक प्रोसेस का ही वर्क डन जीरो हो, इट इज नॉट नेसेसरी। ये जरूर है कि साइक्लिक का तो जीरो होगा ही होगा, लेकिन और भी प्रोसेस हो सकते हैं जिनका वर्क डन जीरो हो सकता है, तो राइट। राइट, तो अब मुझे बताइए, अगर वर्क डन जीरो हो जाएगा तो डेल्टा ई किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा ई विल बी इक्वल टू, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू हो जाएगा। डेल्टा ई क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। वेरी गुड, डेल्टा ई क्या हो जाएगा, क्यू के बराबर हो जाएगा। और मैंने डेल्टा ई का फॉर्मूला आपको बताया था, डज एनीबॉडी रिमेम्बर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा ई। डेल्टा ई का फॉर्मूला नहीं, आई हैव टोल्ड यू द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा ई ना। ना, मैंने इंटरनल एनर्जी पढ़ाते हुए आपको फॉर्मूला भी बताया था, बट अनफॉर्चुनेटली किसी को याद नहीं है। एन सी वी डेल्टा टी, क्या फॉर्मूला था, एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है। क्या मैंने नहीं बताया था आपको, यस या नो, ठीक है। तो प्लीज याद रखेंगे जो भी बढ़ाया गया है। डेल्टा ई क्या होगा, एन सी वी डेल्टा टी। तो इसका मतलब क्या होगा, एन हमें पता हो, सीवी अगर गिवन हो, डेल्टा टी कैलकुलेट कर लें तो हम इंटर एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इंटर एनर्जी कैलकुलेट कर लें तो वो किसके बराबर हो जाएगा, क्यू के बराबर हो जाएगा। क्यू के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर मैं पी और वी का ग्राफ बनाता हूं तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहने वाला है, तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा पैरेलल टू वाई एक्सिस ग्राफ आएगा इसका पी और वी का। तो दिस द ग्राफ ऑफ पी और वी ऑफ गे-लुसाक्स लॉ। क्या है, कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन आएगा क्योंकि वॉल्यूम क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मे भी थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है
बट जब हम थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, ठीक है ना। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने ऐसे क्यों लिखा हुआ है, और ये जो कंफ्यूजन है ये भी मैं आपकी दूर कर दूंगा, बट यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा इसके लिए। अभी बस इतना याद रखिए जो मैंने क्या कहा है, डेल्टा ई इज एन सीवी डेल्टा टी। क्या है, डेल्टा ई हमेशा एन सीवी डेल्टा टी होगा ऑलवेज, व्हाटसोएवर बी द प्रोसेस, प्रोसेस कोई सा भी हो, चाहे वो आइसोकोरिक हो या आगे आइसोबैरिक पढ़ना है या एडियाबैटिक पढ़ना है या आइसोथर्मल पढ़ना है या रिवर्सिबल या कुछ भी पढ़ना है, डेल्टा ई हमेशा एन सीवी डेल्टा टी ही होगा और यही आपको लेना है, ठीक है। ऐसा क्यों है ये बाद में देखूंगा मैं, आपको बाद में प्रूव भी करा दूंगा, राइट, ठीक है, राइट। पहले इसको यहाँ पे देख लेते हैं, ये एनसीवी डेल्टा टी क्यों आया था, ये मैंने यहाँ पे आपको बताया था, इसको बाद में प्रूव भी करेंगे। आइए इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या है, क्यू प्लस डब्ल्यू, इसको प्रूव कर लेते हैं पहले। डेल्टा ई ऐसा क्यों लिखा था हमने, तो ये तो 0 हो गया, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू हो गया। अब Q का फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों केमिस्ट्री के लिए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ Q, एनीवन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ Q, थर्मोडायनेमिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ Q, NC डेल्टा T। वेरी गुड, हाँ रोहन, क्या है, NC डेल्टा T, कुछ ही बच्चे पढ़ रहे हैं बेटा, हाँ NC डेल्टा T। तो ये डेल्टा E आ गया। मुझे बताइए व्हाट इज C क्या था, व्हाट इज C क्या था, व्हाट इज C, मोलर स्पेसिफिक हीट, क्या था, मोलर स्पेसिफिक हीट, राइट। अब मुझे बताइए ये जो C है ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे आ रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर पे आ रहा है, ये C किस पे आ रहा है, ये जो डेल्टा इजी के बराबर है किस पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है भाई साहब, वॉल्यूम कांस्टेंट है। इसीलिए जो डेल्टा E का जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो क्या था, NCV डेल्टा T था, ठीक है, ठीक है। दैट इज वाई जो डेल्टा ई क्या लिखा था हमने, NCV डेल्टा टी लिखा था, राइट, क्योंकि जो Q था वो NC डेल्टा टी था, तो बट क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहाँ पे NCV हो गया, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा ई के बराबर हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी, अगर कभी आता है कि प्रूव करिए कि वाई डेल्टा इज NCV डेल्टा टी, तो आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क डन 0 है, ठीक है, फॉर्मूले याद होने चाहिए, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू होगा, और डेल्टा ई हमेशा होता है NCV डेल्टा टी होता है हमेशा, ठीक है, ग्राफ भी याद होना चाहिए। आइए हाँ नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस है आइसोबैरिक प्रोसेस। क्या है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, ठीक है, राइट। अब बताइए मुझे, ठीक है ना, आइसोबैरिक, आइसो का मतलब सेम है, बार मतलब होता है प्रेशर, तो इस बार क्या है, प्रेशर कांस्टेंट, वो प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है उसको आइसोबैरिक कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा बच्चों, विच लॉ विल बी एप्लीकेबल, चार्ल्स लॉ, एक्सीलेंट। और वो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, P1V1 इज इक्वल टू, सॉरी प्रेशर कांस्टेंट, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा, बिल्कुल सही है, चार्ल्स लॉ लगेगा, और ग्राफ ये हो जाएगा, ठीक है, ग्राफ ही हो जाएगा, राइट। ठीक है, राइट। सो वर्क डन, ठीक है, वर्क डन क्या है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। क्या इस बार बच्चों वर्क डन 0 होगा, नो, वर्क डन 0 नहीं होगा, तो ये हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 हो जाएगा। और मैंने अभी बताया था प्रोसेस कुछ भी हो, डेल्टा ई तो हमेशा क्या रहने वाला है, NCV डेल्टा टी रहने वाला है, राइट, ठीक है। तो अब क्या होगा, वर्क डन आ गया, डेल्टा ई आ गया, हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस डब्ल्यू, तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, तो क्यू की ये वैल्यू आ गई। करेक्ट है बच्चों, करेक्ट है, क्लियर है, राइट। अब देखिए यहाँ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्यू बच्चों, क्यू क्या क्या फॉर्मूला था, NC डेल्टा टी था,
क्यू का फॉर्मूला हमने जो जनरल फॉर्मूला था एन सी डेल्टा टी था। मुझे बताओ यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट होगी वो क्या होगी एट कांस्टेंट प्रेशर की कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे क्या होगा कांस्टेंट प्रेशर, तो यहाँ पे यूज करेंगे सीपी। क्या यूज करेंगे सीपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ ठीक है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए मैं रिपीट कर रहा हूं, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्यू होगा एन सी वी डेल्टा टी। फॉर आइसोबैरिक क्यू हो जाएगा एन सी पी डेल्टा टी। तो डिपेंडिंग अपॉन द डाटा, डिपेंडिंग अपॉन द डाटा हम यूज करेंगे, या तो हमें सीवी गिवन है, ठीक है, डाटा गिवन होगा राइट। अगर हमें सिर्फ वॉल्यूम गिवन नहीं है, हमें डेल्टा टी गिवन है और सीपी गिवन है, तो हम ये वाला फॉर्मूला से क्यू कैलकुलेट करेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए। अगर वॉल्यूम गिवन है, ठीक है ना, तो हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे आइसोकोरिक में जो क्यू होता है वो एन सीवी डेल्टा टी और वो इंटर एनर्जी के बराबर होता है, और यहाँ पे जो क्यू होता है वो एन सीपी डेल्टा टी होता है। करेक्ट राइट, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। क्लियर है, दोनों चीजें हैं राइट। अब मुझे बताइए अगर मैं P वर्सेस V का ग्राफ बनाता हूं बच्चों, तो कैसा ग्राफ आएगा P वर्सेस V का? Who will tell the answer? What will be the graph of P versus V? फ्लैट, कैसा फ्लैट? स्ट्रेट आएगा, स्ट्रेट, क्योंकि प्रेशर क्या है कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन, वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टल होगा। P और V इस बार प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम ही चेंज हो रहा है, सो दिस मींस क्या होगा, हाँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मोहित ने सही बोला, इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। P वर्सेस V, ठीक है ना, वर्टिक हॉरिजॉन्टल आएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम ही वेरी हो रहा है। ठीक है राइट, सो दिस इज आइसोबैरिक प्रोसेस बच्चों, ठीक है राइट। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ। आइसोकोरिक और आइसोबैरिक प्रोसेस, हमने दो प्रोसेस डिस्कस किए हैं, आइसोबैरिक आइसोकोरिक। हाँ ठीक है, एवरीबडी नोज इट, हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन, राइट, जेम्स वॉट। हाँ ठीक है, तो जेम्स वॉट ने क्या कहा, जब जेम्स वॉट ने डिस्कवरी करी किसकी, स्टीम इंजन को डिस्कवर किया, तो स्टीम इंजन का वर्क कैलकुलेट करने को बोला गया कि वर्क कैसे कैलकुलेट करें, कितना स्टीम इंजन वर्क कैलकुलेट कर रहा है, कितना वर्क डन हो रहा है, स्टीम इंजन कितना वर्क कर रहा है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जेम्स वॉट ने क्या करा, बहुत सालों तक ये क्या करा, मिस्ट्री रखा, उन्होंने रिवील नहीं किया कि हाउ ही हैज कैलकुलेटेड द वर्क डन ऑफ अ स्टीम इंजन। ठीक है राइट, तो जेम्स वॉट ने क्या कहा, जब वो मर गए, उनकी डेथ हो गई, उसके बाद रिवील हुआ कि हाउ ही हैज कैलकुलेटेड द वर्क डन, थर्मोडायनेमिक वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया उन्होंने स्टीम इंजन का। ठीक है, सो कैसे कैलकुलेट किया उन्होंने, बहुत चालाकी से या बहुत दिमाग से उन्होंने क्या करा, जो वर्क डन कैलकुलेट किया वो कैलकुलेट किया बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ ऑफ P वर्सेस V, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट किया उन्होंने, ठीक है ना, और जो ग्राफ आया उसी उस ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या था, उस ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व विल इज द वर्क डन बाय एनी थर्मोडायनेमिक इंजन, या कोई भी हीट इंजन है उसका वर्क डन उन्होंने कैलकुलेट किया है बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ ऑफ P वर्सेस V एंड कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर द कर्व, राइट। सो देखिए क्या है, ये यहाँ पे मेंशन है, थर्मोडायनेमिक वर्क डन इज ऑलवेज एरिया अंडर द कर्व ऑफ PV। तो मुझे बताओ आइसोकोरिक प्रोसेस में एरिया अंडर द कर्व कितना आया था, क्या क्या एरिया अंडर द कर्व आया था आइसोकोरिक प्रोसेस में P वर्सेस V का, क्या P वर्सेस V का एरिया अंडर द कर्व आया था? नो, क्योंकि ग्राफ क्या था, ऐसा ग्राफ था यहाँ पे P वर्सेस V का। तो मुझे बताइए इसका क्या कुछ एरिया अंडर द कर्व आ रहा है, इसमें कुछ एरिया अंडर द कर्व आ रहा है? नहीं, देयर इज नो एरिया अंडर द कर्व, राइट। इसीलिए क्या है, इसका कोई एरिया अंडर द कर्व नहीं था, इसीलिए इसका जो वर्क डन है वो क्या था, जीरो था, वो वर्क डन क्या था, जीरो था, राइट। अब नेक्स्ट,
ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये वाला, राइट, ठीक है, ये था आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए, क्या था, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या यहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज एरिया अंडर द कर्व, क्या है ये जो शेडेड पोर्शन है, ये एरिया अंडर द कर्व था क्योंकि स्ट्रेट लाइन था। क्या मुझे बता सकते हैं व्हाट इज एरिया अंडर द कर्व, ये शेडेड पोर्शन का क्या एरिया है, डेल्टा वी। अबे मैथ्स आती है कि नहीं आती, ज्योमेट्री थोड़ी बहुत है कि ज्योमेट्री भी सिखानी पड़ेगी आपको। व्हाट इज एरिया यार, इसका एरिया क्या है, बस इतना बताओ। हाँ तो लेंथ इंटू ब्रेथ कितना है चंदन, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है। हाँ अमित कुमार गुप्ता ने बिल्कुल सही बताया, एक्सीलेंट अमित, हाँ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर, नोबडी एल्स, राइट। ये क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितना है, पी एक्सटर्नल, ये जो पी था, और ये क्या था, ये जो है ये डेल्टा वी है, वी टू माइनस कितना है, यहां से यहां तक क्या है, वी टू है, और ये क्या है, वी वन है। तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा, वी टू माइनस वी वन। तो वर्क, तो यहाँ से एरिया अंडर द कर्व क्या आ गया, पी एक्सटर्नल इंटू वी टू माइनस क्या आ गया, वी वन आ गया। और आइसोबैरिक प्रोसेस में यही वर्क डन भी था, अगर आपको याद है, वी टू माइनस क्या था, वी वन था। तो जो क्या है, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए क्या था, प्रेशर कांस्टेंट था, वर्क डन क्या था, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी टू माइनस वी वन। तो आप देखिए क्या है, अभी मैंने बताया था वर्क डन हमेशा क्या होगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, वर्क डन, थर्मोडायनेमिक वर्क डन इज ऑलवेज एरिया अंडर द पीवी कर्व। जो पीवी कर्व होगा उसका एरिया, अगर एरिया अंडर द कर्व निकाल लें तो दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन। तो यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व निकाले, ये कर्व था, इसका एरिया, नीचे एरिया कितना है, लेंथ, ये रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू वेट, तो ये हो जाएगा P, इधर ये y एक्सेस हो जाएगा P, और ये वाला जो हो जाएगा V2 माइनस क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, दिस वन, ठीक है। सो आप देख सकते हैं एरिया अंडर द कर्व, वर्क डन क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ कितना आएगा, P एक्सटर्नल, ब्रेथ क्या होगा, डेल्टा V, ठीक है। सो दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1, ठीक है, राइट। तो याद रखेंगे हमेशा एरिया अंडर द कर्व होगा वर्क डन। अगर हम क्या करें, अगर हम अगर हम ग्राफ प्लॉट कर सकें P और V का, तो अगर हमें ग्राफ मिल जाएगा P और V का, सो वी कैन इजीली कैलकुलेट क्या बच्चों, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। चलिए यहाँ एक और चीज मैं पूछता हूँ आपसे, देखते कौन आंसर बताता है इसका, राइट। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है ना, और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, जो भी ये मैंने लास्ट में 2 पॉइंट डिस्कस करे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास Q है 2 तरीके का, एक है QP, एक QV है। मतलब ये Q है जब हम हीट सप्लाई कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर, मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस में, ये Q सप्लाई कर रहे हैं जब वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस में। अगर बच्चों मुझे सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज करना है, मतलब दोनों सेम वो है, क्या कहते हैं, ये जो सिस्टम है हमारा सेम गैस है इस दोनों के अंदर, एक हमने वॉल्यूम कांस्टेंट पे रखना है, एक हमें कांस्टेंट प्रेशर पे रखा हुआ है, ठीक है ना। इनिशियल टेम्परेचर दोनों का सेम है। अगर मैं यहाँ पे दोनों का टेम्परेचर 30 करना चाहता हूं, तो क्या मुझे बता सकते हैं QP और QV में क्या रिलेशन होगा, कौन सा ज्यादा कौन सा कम होगा, या दोनों सेम होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक आइसोकोरिक है, एक आइसोबैरिक है। अगर मुझे कुछ अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करना है, राइट, टू इंक्रीज द सेम टेम्परेचर, कौन सा ज्यादा होगा, QV की QP, सेम होगा, ओके, राइट। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ प्लीज, हाँ ठीक है, ध्यान से देखिए क्या है। यहाँ पे जो आप Q सप्लाई करेंगे, यहाँ पे जो Q सप्लाई करेंगे, ये देखिए, यहाँ पे आपने Q सप्लाई कर दिया, लेट्स सपोज, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो Q हमें ऐड करना पड़ेगा, पहली बात तो हमने ऐड कर दिया। मुझे बताओ जब आपने Q ऐड किया तो यहाँ पे कुछ वर्क डन हुआ कि नहीं हुआ, इस वाले प्रोसेस में कुछ वर्क डन हुआ कि नहीं हुआ, नहीं, वर्क डन नहीं हुआ है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। यहाँ आपने लॉक लगा रखा है, ऐसे ऊपर क्या लगा रखा है, लॉक लगा रखा है, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करने देना है आपको, वॉल्यूम क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो इधर आपने क्या कर रखा है, ऐसे लॉक लगा रखा है,
हिंज लगा रखा है जिससे कि पिस्टन ऊपर मूव नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो क्यू है वो सिर्फ क्या कर रहा है बच्चों, क्यू किस में गया, सिर्फ क्या वर्क डन किया, कुछ नहीं, तो क्यू किस में गया, सिर्फ क्यू किस में, क्यू तो खुद हीट है यार, क्यू किस में गया, क्यू ने क्या किया, इंटरनल एनर्जी को चेंज किया, सिर्फ क्या किया, क्यू ने, क्यू किस में गया, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या है, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो जब डब्ल्यू जीरो है तो क्यू ने सिर्फ क्या इंक्रीज किया, इंटरनर्जी इंक्रीज किया। तो इंटरनर्जी इंक्रीज होने से मतलब क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, डेल्टा ई डेल्टा टी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ जो क्यू आप सप्लाई कर रहे हो वो सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है बस, क्योंकि वॉल्यूम तो इंक्रीज हुआ ही नहीं है। लेकिन अब मैं अगर यहाँ पे क्यू सप्लाई कर रहा हूं, ये क्यू वी था, यहाँ पे जो हीट सप्लाई कर रहा हूं, क्या यहाँ पे कुछ वर्क डन होगा, यस, ठीक है। तो कुछ वर्क होगा, उसके बाद जो एनर्जी बचेगी वो किस में जाएगी, तो कुछ आपने दिया, वो कुछ पहले उसने कुछ वर्क किया, जो बची हुई है वो किस में गई, वो इंटरनल एनर्जी में गई, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ आपने लेट्स सपोज 10 जूल एनर्जी दी, यहाँ आपने 10 जूल एनर्जी दी, तो 10 की 10 जूल किस में चलेगी, इंटरनल एनर्जी में चलेगी। लेकिन यहां अगर आपने 10 जूल एनर्जी दी, तो 10 जूल एनर्जी में लेट्स सपोज 5 जूल तो वर्क करने में चली गई, और 5 जूल बची हुई किस में, 5 जूल चली गई बची हुई किस में, इंटरनल एनर्जी में चलेगी। इसका मतलब क्या होगा, कहां पे टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज करेगा, कहां पे टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज करेगा, फर्स्ट केस में ज्यादा इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। इसका मतलब मुझे बताओ, ठीक है ना, कहां पे, इसका मतलब किस केस में, अगर मुझे यहां पे भी 30 डिग्री करना था तो किस केस में ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी, दोनों को 30-30 करना था तो कहां पे ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, सेकंड केस में, क्योंकि वहां पे कुछ हीट वर्क करने में भी कंज्यूम हो रही है, ठीक है ना। बट यहाँ पे कोई भी हीट वर्क करने में कंज्यूम नहीं हो रही है, ठीक है ना। दिस मीन्स जो क्यूपी होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा क्यूवी से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, क्यूपी ऑलवेज ग्रेटर देन होगा क्यूवी से, यही मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, नो वर्क इज डन, all heat given to the system increases the internal energy, no work is done, all heat given to the system increases the internal energy। यहाँ पे heat given to the system do some work, कुछ वर्क किया, and the remaining amount goes to increase the internal energy of the system। this means अगर हमें टेम्परेचर सेम इंक्रीज करना है तो QP ज्यादा होगा हमेशा QV से, ये ऑलवेज होगा बच्चों, ठीक है ना। अब ठीक है ना, अब हमने देखा था सीपी और सीवी बच्चों, हाँ सीपी और सीवी, सीपी और सीवी में क्या रिलेशन होता है वो देख लेते हैं, ठीक है, प्लीज डोंट लीव द क्लास। हाँ, क्यूपी जो डेल्टा ई होता है वो हमने हमेशा बोला था एनसीवी डेल्टा टी होगा, जो क्यू होगा एट कांस्टेंट प्रेशर वो एनसीपी डेल्टा टी होगा, और वर्क डन होता है माइनस पी डीवी, क्या होता है माइनस पी डीवी, ठीक है। पीवी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एनआरटी, ठीक है ना, राइट, प्रेशर कांस्टेंट है तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पी डेल्टा वी इज इक्वल टू एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी आ जाएगा। तो पी डेल्टा वी को मैंने क्या लिख दिया, एन आर डेल्टा टी लिख दिया। तो आप देखिए एन कैंसिल हो गया, डेल्टा टी कैंसिल हो गया, सीपी माइनस सीवी क्या हो गया, आर हो गया, सीपी माइनस सीवी क्या हो गया, आर हो गया, राइट, ठीक है। तो याद रखेंगे सीपी माइनस सीवी इज ऑलवेज इक्वल टू आर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर है, ये इस साल का ही क्वेश्चन है जेई मेंस में, ठीक है ना, इसी साल का क्वेश्चन है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू क्या होगा, आर होगा, और क्यू पी ऑलवेज ग्रेटर देन क्यू वी होगा बच्चों। तो लास्ट में जो मैंने बताया मैं रिपीट कर रहा हूं, वर्क डन इज ऑलवेज एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द पीवी कर्व, मैं रिपीट कर रहा हूं, वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स is always area under the PV curve, QP is always greater than QV, और CP minus CV is equal to R होगा। याद है बच्चों आपको गैसी स्टेट में मैंने आपको सिग्निफिकेंस बताया था R का, डज एनीबॉडी रिमेंबर व्हाट इज R, सिग्निफिकेंस ऑफ R, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ R, किसी को याद है, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ R, हाँ वर्क डन, अमिता बिल्कुल सही है, वर्क डन,
तो आप देखिए ये क्या है, हीट है, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और फॉर 1 केल्विन, 1 ग्राम के लिए। तो ये भी क्या है, हीट है। हीट क्या है, वर्क डन और हीट क्या होता है, इक्विवेलेंट होते हैं। सो दिस मींस क्या होगा, देखिए यहाँ पे Cp माइनस Cv, ये क्या है, ये वर्क और ये भी क्या है, वर्क है। तो वर्क का डिफरेंस इज इक्वल टू क्या है, वर्क होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने वहां पे आर आपको क्या बताया था, आर इज वर्क डन, और यहां से भी हम प्रूव कर सकते हैं आर इज वर्क डन या हीट है। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आओगे आज का लेक्चर। प्लीज रिवाइज करिए, ठीक है ना, नोट्स बनाइए डेली के डेली। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं नोट्स चेक करूंगा। ठीक है ना, आज का टाइम आपके पास और है। ठीक है, प्रिपेयर योर नोट्स। ठीक है, राइट। थैंक यू बच्चों, थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ, आपको क्लियर हुआ होगा बेटा सब कुछ, राइट।